हेलो बच्चों, जैसा कि टर्म 1 पास में है, आज की क्लास में मैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12 के लिए एक रिकैप दूंगा। चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होगा इसमें, तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट समझना। वन वर्ड सारा मिलेगा आपको। चैप्टर में क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उसके क्या फॉर्मूले हैं, आप उनको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करोगे, इस चैप्टर में सारी बातें आज मिलने वाली हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसी चैप्टर प्योर रीजनिंग चैप्टर है, मैथमेटिकल चैप्टर है, स्टार्टिंग से बिल्कुल मैथ्स चलती है, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और यहाँ से मल्टीपल चॉइस बनने के चांसेस भी खूब होते हैं। तो आज की क्लास में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। ध्यान से एक एक चीज समझिए, नोट्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए बेटा, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर एट ए ग्लांस आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। सबसे पहली बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग का मतलब ही होता है एक छोड़ के एक। मीन ऐसी करंट जो कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करती रहती है, हम उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली समझता हूं तो मुझे ये चीज मिली थी, ये है ना, ये चीज मिलती है, ये अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है अगर मैं टाइम और आई एक्सिस के ग्राफ में जाता हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये पढ़ चुके हो, साइन वेव है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे भी। इसकी इक्वेशन क्या मिलती है? आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट को आई मैक्सिमम कहो, आई मीन कहो, एक ही बात है, दोनों चीजें। आई मीन साइन 2 पाई न्यू टी, ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू होता है, बात जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। कुछ डेफिनेशंस इससे रिलेटेड। सबसे पहली बात टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन साइकिल। एक ऑसिलेशन या एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लगा टाइम। तो टाइम इक्वल आपने क्या बोला? 2 पाई, डिस्टेंस हो गई, स्पीड ओमेगा बोल दो, न्यू बोल दो, एक ही बात हमको मिल जाती है। ठीक, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, तो वही चीज आती है। देखो ओमेगा इक्वल मैं रखूंगा यहाँ पे तो 2 पाई बाई टी हो जाएगा। न्यू की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? 1/t। तो अगर मैं टी इक्वल देखूंगा तो 2 पाई बाई ओमेगा भी मैं ला सकता हूँ। इनमें ज्यादा टाइम नहीं लेते। वेवलेंथ, एक साइकिल की कंप्लीट डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है। क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, खूब अच्छे तरीके से वहां पे सीखा था। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए हमने नोट से पढ़ा हुआ है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि एसी जितना पॉजिटिव हाफ चलती है उतना ही वो एसी निगेटिव हाफ चलेगी, इसलिए एवरेज वैल्यू इसकी 0 हो जाती है। तो फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज 0। रटना है आपको। यहाँ पे मैं ये नहीं आपको समझाऊंगा ये आता कहाँ से है, आज की क्लास में केवल मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको शेयर करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो मीन वैल्यू ऑफ एसी या वोल्टेज कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है? 0 होती है। अच्छा, फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल भी आपने निकाला था अगर याद हो तो। हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या लेते हो बोलो? 2/पाई इंटू आई नॉट। 2 बाई पाई नॉट आई नॉट, या 2/3.14 करोगे तो 0.637 आ जाता है आई नॉट। ठीक है, ये हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए आप एसी की एवरेज वैल्यू 2/पाई आई नॉट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आई इफेक्टिव, आई नॉट बाई √2। यहाँ पे मैं आई नॉट इसलिए बोल रहा हूँ, आई एम को मैं आई नॉट बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है उसमें आई नॉट पढ़ाया हुआ है, या आई नॉट बाई √2 या 0.707 आई नॉट। इंपॉर्टेंट बात है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। इसी तरीके से वी आर एम एस देखोगे तो वी नॉट बाई √2 0.707। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल में। अगर न्यूमेरिकल में नॉर्मल वोल्टेज गिवन है, कोई सा भी वोल्टेज गिवन है, तो वो आपका इफेक्टिव वोल्टेज होगा, आरएमएस वोल्टेज होगा। कोई भी करंट कह दे तो आरएमएस करंट होगी, जब तक वो नाम नहीं लेता पीक या एवरेज। पीक वैल्यू बोलता है तो आई नॉट लोगे, एवरेज बोलता है तो एवरेज लोगे। अगर करंट का नाम नहीं लेगा तो आरएमएस, नाम ले लेगा तो जो नाम लेगा वो। कहानी खत्म, बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां से आपको इतनी ही बात डेफिनेशन के तौर पे समझनी थी। अब जल्दी से आते हैं, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितने वोल्ट पे आता है? 220 वोल्ट पे। तो इंडिया में आपको वीआरएमएस कितना मिलता है? लगभग 220 वोल्ट मिलता है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। रूट मीन स्क्वायर पढ़ लिया। अब जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं फेजर डायग्राम्स। फेजर डायग्राम क्या होते हैं? ऐसे डायग्राम जो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप देते हैं उनको आप फेजर डायग्राम कहते हो। दोबारा समझो, ऐसे डायग्राम जो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप देते हैं वो क्या कहलाते हैं? फेजर डायग्राम कहलाते हैं। आपको फेजर डायग्राम समझने के लिए रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, कैपेसिटेंस कनेक्ट करना होता है, इंडक्टेंस कनेक्ट करना होता है, फिर एलआर, सीआर, ये सारे, फिर एलसीआर। ठीक है, 7 डायग्राम्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं।
ये देखो, जब इसमें मैं केवल इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करूंगा आपका, जब केवल सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो आई इक्वल आ जाएगा वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट इक्वल क्या जाएगा, वी नॉट बाई आर। मीन टू से करंट और वोल्टेज सेम फेज पे होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में समझाता जा रहा हूँ, समझ लो। अगर केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। मीन करंट और वोल्टेज सेम फेज पे होगा। रट्टा मारो, पहले समझ चुके हो आप, अपने नोट्स में देखते जाओगे तो लॉन्ग कट भी मिलेगा, यहाँ पे शॉर्टकट समझा रहा हूँ। करंट और केवल करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल कितना होगा, सेम फेज पे होंगे। फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। कब, जब केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंस 0 हो जाए, केवल इंडक्टेंस लगाओ, एल लगाओ, तो आपके पास आई इक्वल क्या जाता है, ये रिजल्ट मिलेगा आपको, आई इक्वल वी नॉट बाई एक्स एल। एक्सएल क्या है यहाँ पे, ओमेगा एल, ये है एक्सएल ओमेगा एल है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू एल भी आप कह सकते हो, इंटू ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो देखो करंट पाई बाई 2 पीछे है। मीन टू से जब इंडक्टर जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, इंडक्टर जुड़ा होता है, तो करंट इन अ प्योर इंडक्टर लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2। रट्टा मारो, फेज डिफरेंस पाई बाई 2, फेज डिफरेंस कितना मिला, पाई बाई 2 मिला। करंट कितना इससे, पाई बाई 2 पीछे है। मीन वोल्टेज लीड करता है या करंट लैग बिहाइंड होता है। कई बार मैंने मल्टीपल चॉइस में देखा हुआ क्वेश्चन है कि अगर केवल इंडक्टर जुड़ा हुआ है, 4 कंडीशन दे देता है, करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लीड्स, सेम। तो दोनों लैंग्वेज सेम है, चाहे आप ये कहो करंट लैग्स बिहाइंड द पाई बाई 2 या आप कहो वोल्टेज लीड्स द करंट, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, एक्सेल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, क्योंकि ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। अभी आपको दिखा एक्सेल इक्वल 2 पाई न्यू एल, तो मुझे साफ साफ दिखा एक्सेल प्रोपोर्शनल न्यू। एक्सेल और न्यू के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचता हूं तो मुझे डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट आप फार्मूले के थ्रू ध्यान रखेंगे, फार्मूला ध्यान रखो, ग्राफ मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा केवल कैपेसिटर जोड़ दो, कैपेसिटर जोड़ दो तो कहानी थोड़ी सी उल्टा हो जाती है, बीच में आप प्लस लग जाता है, एक्सेल की जगह एक्सी आ जाता है। एक्सी आया था 1/ओमेगा सी या 1/2 पाई न्यू सी, इसको कहते हैं इंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और यहाँ पे देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसमें मतलब करंट लीड करती है। बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, तो साफ साफ देखो लिखा है, इस पे फेज एंगल पाई बाई 2 से करंट लीड करती है, वहां पे वोल्टेज लीड करता है या करंट लीड करती है। मीन इंडक्टर जुड़ा होगा, वोल्टेज लीड करेगा, करंट जुड़ी होगी, सॉरी कैपेसिटेंस जुड़ा होगा तो करंट लीड करेगा। ओके, अच्छा एक्सी इक्वल 1/2 पाई न्यू सी का मतलब क्या है कि एक्सी प्रोपोर्शनल 1/न्यू। कैपेसिटर डीसी में क्यों नहीं लगाया जाता, यहाँ से क्वेश्चन मिला। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो डीसी के लिए एक्सी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और किसी भी सर्किट का अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, रिएक्टेंस इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या, वो सर्किट में काम नहीं करेगा। इसलिए कैपेसिटर को कभी भी हम डीसी में कनेक्ट नहीं करते। क्लियर बात, बातें समझ आ रही होंगी बिल्कुल क्लियर तरीके से। सिंगल सिंगल नोट्स चल रहे हैं, थोड़ा तेज काम किया है। अच्छा सिंगल वाले पढ़ लिए, अब आते हैं डबल वाले में। मान लो आपके पास एल है, सी है और आर है, सीरीज में आप जोड़ रहे हो, तो V इक्वल क्या जाएगा, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, हिंदी में रटो। सीरीज में वोल्टेज चेंज होता है, चाहे करंट सेम रहती है, इसलिए वोल्टेज सबका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर मैं डायग्राम बना दूं तो डायग्राम के थ्रू समझूं तो मैं इस तरीके से रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इंडक्टेंस जोड़ दिया, कैपेसिटेंस जोड़ दिया। अब खुद देखो, सीरीज में जा रहे हो, वी एल होगा, ये वी आर, सॉरी ये वी आर होगा, ये वी एल होगा, वी सी होगा, सबका जुड़ के ही तो वी आएगा। अच्छा इस तरीके से ये कंडीशन आ गई। इस पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, नेट रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं इंपीडेंस। एक क्वांटिटी आती है इंपीडेंस, एक नाम आया इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक चीजें जुड़ी हुई हो तो वो कंडीशन इंपीडेंस की बनती है। ठीक है, जेड इक्वल वी अपॉन आई या वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस या वी नॉट अपॉन आई नॉट। ठीक है, वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर एल आर सीरीज सर्किट की बात करोगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ पे जेड आपका क्या बन जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर सी आर सीरीज सर्किट की बात करोगे तो एक्सएल की जगह क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा। सी आर सीरीज सर्किट, इन चीजों पे ध्यान ना दो, वो करंट एक में लीड करती है, एक में लैग बिहाइंड होती है, इसलिए प्लस माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। एल लगे होने पे करंट वाले लैग बिहाइंड थी, इसलिए 5 माइनस हो गया। सी जुड़े होने पे करंट लीड कर रही थी, इसलिए प्लस हो गया। अब जेड पे फोकस करो, जेड इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर।
अब अगर हम बात करेंगे LCR की, तो LCR सीरीज सर्किट का मतलब क्या होगा? LCR सीरीज तीनों जुड़े हुए हैं। तो एक बेसिक डायग्राम ये ध्यान रखो, ये VR जाता है, ये VL जाता है, ये VC जाता है। अब VL, अब तीन का तो यार रिजल्टेंट एक साथ निकाल नहीं सकते हो। जब तीन का एक साथ निकालोगे तो पहले दो का निकालोगे, VL का और VC का। तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं ले आओ। अब इन दोनों में 90 डिग्री का बन गया, तो पैरेललोग्राम लगाओ। तो I इक्वल आपको क्या मिला, V नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। ये प्लस माइनस फाइव, मन है तो लगाओ, नहीं मन तो ना लगाओ। तो Z कितना मिला आपको LCR सीरीज सर्किट का, ये इक्वल Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फेज एंगल अगर आपको चाहिए तो सपोज करो मैं ये ले गया, ये मुझे मिला VL माइनस VC, मान लो थोड़ी देर को। अगर ये मैं फाई निकालता हूँ तो मैं tan फाई निकाल लूंगा यहाँ से। tan फाई क्या निकालू, परपेंडिकुलर VL माइनस VC अपॉन VR। तो ये IXL IXC अपॉन IR, आई कॉमन लिया कट गया, XL माइनस XC अपॉन R, दैट्स इट। ये आपको मिल जाएगा tan फाई, ये tan फाई आपने निकाल दिया। ठीक है, बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पावर P एवरेज इक्वल आप निकालेंगे VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, रट्टा मार लो सीधा। पावर इन एजी होती है VRMS IRMS कॉस फाई, दोबारा रटो, VRMS IRMS कॉस फाई, VRMS की जगह V नॉट बाई रूट टू, IRMS की जगह I नॉट बाई रूट टू। तो V नॉट I नॉट कॉस फाई बाई रूट बाई टू आ जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू। कॉस फाई का नाम होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, इसको हम कहते हैं कॉस फाई। ठीक है, नाम इसका होता है, क्यों नाम होता है, क्योंकि इसी से पावर इफेक्ट करती है, पावर चेंज होती है। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं, केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, पावर कितनी होगी? तो रेजिस्टेंस जुड़े होने पर पाई कितना था, 0। तो पावर कितनी आ जाएगी, VRMS इंटू IRMS। IRMS की जगह रखो VRMS बाई R, तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर RMS अपॉन R। ठीक, केवल इंडक्टेंस जुड़ा हुआ है तो पावर कितनी होगी, इंडक्टेंस जुड़े होने पर फेज डिफरेंस कितना था, पाई बाई 2, पावर कितनी आ गई, 0, खत्म। केवल कैपेसिटेंस जुड़ा है तो पावर कितनी होगी, उस पे भी पाई बाई 2 था फेज एंगल, तो पावर कितनी आ जाएगी, 0। तो चाहे इंडक्टेंस जोड़े चाहे कैपेसिटेंस लगाए, दोनों में कोई एक लगाए, मैं ये नहीं कह रहा कि सब पूरे लगा दो, केवल L लगाओ या C लगाओ। तो या तो L लगा है या तो C लगा है, पावर कितनी होगी, 0। इस सिचुएशन में जो करंट आती है आप उसको कहते हो वॉटलेस करंट। वॉट मतलब पावरलेस मतलब नहीं है, करंट तो है। तो ऐसी करंट जिसमें पावर नहीं है उसको हम कहते हैं वॉटलेस करंट, ओवर एंड आउट। बात समझ आ रही है बेटा, पावर का कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब मान लो मैं आपसे MCQ के तौर पे पूछ लूं एक क्वेश्चन कि, नया पेज लेते हैं, इस पे पूछा मैंने कि CR सीरीज सर्किट के लिए पावर बताओ। किसके लिए पावर बताओ, CR सीरीज सर्किट के लिए। तो आपको CR सीरीज सर्किट के लिए tan फाई पता होना चाहिए। tan फाई कैसे निकालो, ऐसे डरो मत, CR है भाई, VR इधर रहा होगा, VC इधर रहा होगा, यहाँ पाई बना होगा, खुद सोचो ना ऐसे। तो क्या आया होगा, VC अपॉन VR, tan फाई आया होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी जगह मैंने लिया VC अपॉन VR, या मैं कह सकता हूँ XC अपॉन R, tan फाई। यहाँ से निकाल लो cos फाई, तो इसका परपेंडिकुलर कितना हुआ, XC, बेस कितना हुआ ये, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। cos फाई कितना आ गया, अगर ये पाई है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पावर निकालने के तरीके बता रहा हूँ, तो पावर कितनी आ गई CR सीरीज सर्किट की, VRMS IRMS cos फाई होता है ना, तो cos फाई की जगह R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी पावर। यहाँ तक की बात क्लियर समझ आ गई? अब ऐसे आप LCR की निकाल लोगे, LR की निकाल लोगे, कंप्लीट चीजें आप फाइंड आउट करते चले जाओगे। ये देखो डिफरेंट पावर्स आपको गिवन कर दी गई, इंडक्टर जुड़ा हुआ है, कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है, सीरीज LCR के लिए I नॉट आपने निकाल ली, ये सारी बातें आपने कंप्लीट कर ली इसमें। यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ आ रही है? ठीक, अब हम केस ऑफ रेजोनेंस पढ़ते हैं। देखो जब LC सीरीज सर्किट आप पढ़ोगे, LC तो L में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है, C में क्या करता है, करंट लीड करती है, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। रिजल्टेंट आपका आता है नेट V इक्वल आ जाता है VL माइनस VC, मॉड लगा लो। थोड़ी देर के लिए सोचो, दोनों बराबर हो गए। अगर दोनों बराबर हो गए तो इस सिचुएशन में क्या होगा, XL बराबर हो जाएगा XC। ये सिचुएशन कहलाती है रेजोनेंस की। बातें कर रहा हूं मैं बिना लिखे, बहुत ध्यान समझ लेना। तो रेजोनेंस का केस क्या है, रेजोनेंस के केस में R या Z मिनिमम होना चाहिए और करंट मैक्सिमम होनी चाहिए,
तो ये सिचुएशन मुझे बता रही है कि यार जेड मिनिमम है। तो रेजोनेंस के केस की दो बातें आपने रट ली, क्या करंट को मैक्सिमम करना है और वोल्टेज को मिनिमम करना है। पढ़ रहा हूं मैं। इफ एज अ स्पेशल केस XL इक्वल XC then Z will be equal to R, a minimum and consequently the current amplitude Im equal Vm by R equal a maximum। मीन करंट क्या हुई मैक्सिमम हो गई, Z क्या हुआ मिनिमम हो गया। एंड करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, जब R जुड़ गया तो वोल्टेज और करंट क्या हो जाएगी, सेम फेज में हो जाएगी। सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। रट्टा मारो ना, जेड मिनिमम करंट मैक्सिमम, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बन गया वो। अब मैं रेजोनेंस, मैंने मैकेनिकल रेजोनेंस 11 तक खूब बढ़िया से पढ़ाया था आपको SHM में, जिसमें आर्मी ब्रिज को पार करती है तो टूट जाती है, रेजोनेटर का केस, ये खूब बढ़िया पढ़ चुका हूं, प्रैक्टिकल भी आप लैब में कर चुके हो। तो फिलहाल यहाँ के लिए एक्सेल इक्वल क्या आया, XC, ये किसकी कंडीशन आई, रेजोनेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की। ठीक है, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई √LC। यहाँ से निकल के आता है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या है रेजोनेंस का, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मेजर करता है। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस। क्यू फैक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, रेजोनेंस को शार्प करता है, शार्पेंस रेजोनेंस। ठीक है, क्यू फैक्टर का आप सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे 1/√L/C, क्यू फैक्टर। रट्टा मारो, क्यू फैक्टर क्या है बेटा, जो रेजोनेंस को शार्प करता है। अब रेजोनेंस को शार्प कैसे करेगा, शार्पनर तो है नहीं। जैसे मान लो ACA जा रही है, अब इसमें एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो ये जितनी तीखी बनेगी बिल्कुल ऐसे शार्प, ये चीज ऐसे, ये हमारा रेजोनेंस का केस बनेगा। तो रेजोनेंस से आप क्या बनाते हो, क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू फैक्टर आप डिफाइन करते हो 1/R/√L/C, या मैं क्यू फैक्टर को ये भी कह सकता हूँ XL/R या XC/R, चाहे XL/R डिफाइन करो या XC/R डिफाइन करो। ठीक है, द क्वालिटी फैक्टर इज लार्ज इफ R इज लो। अरे यार दुनिया जानती है Q इक्वल XL/R है, R की वैल्यू कम करोगे तभी तो Q ज्यादा होगा, या L की वैल्यू ज्यादा करोगे, और इंडक्टेंस इज हाई। लेकिन जब मल्टीपल चॉइस सॉल्व कर रहे हो ना तो कुछ समझ नहीं आता बेटा, उस टाइम पे खाली बैठे होते हैं, यार सर ने कुछ ऐसा बताया था, फिर अगल बगल झांकते हैं, झांकने से अच्छा यहाँ रट लो, है ना। हाँ मजा आ रहा होगा। रेजिस्टेंस लो या इंडक्टेंस हाई, हाई क्वालिटी फैक्टर और हाई शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मींस हाई सेलेक्टिविटी एंड ट्यूनिंग ऑफ द सर्किट फॉर रेजोनेंस विल बी बेटर। क्यू फैक्टर का मतलब क्या है, हाई क्वालिटी फैक्टर या हाई शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, हाई सेलेक्टिविटी एंड ट्यूनिंग ऑफ सर्किट फॉर रेजोनेंस विल बी बेटर। क्यू फैक्टर पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, फेजर डायग्राम्स पढ़ लिया, एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू पढ़ लिया। इसमें एक छोटा सा पॉइंट बचता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, मुझे ऐसा जो लग रहा है कि यार केस स्टडी कहीं ट्रांसफार्मर से ना फंस जाए, फंस गई तो अच्छे से करके आना। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है, मीन लो वोल्टेज को हायर में कन्वर्ट करता है या हायर को लोअर में कन्वर्ट करता है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। अब जब ये इंडक्शन पे बेस है तो जाहिर सी बात है DC पे काम नहीं करेगा, किस पे काम करेगा, AC पे। पहली बात, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, AC पे। ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हायर में कन्वर्ट करता है या हायर को लोअर में कन्वर्ट करता है। किस प्रिंसिपल पे बात काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। काम खत्म। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या करेगा, लो वोल्टेज को हायर में कन्वर्ट करेगा। स्टेप डाउन क्या करेगा, हायर वोल्टेज को लोअर में कन्वर्ट करेगा। खत्म। अब ट्रांसफार्मर का मैं बेसिक अगर डायग्राम देखूं यहाँ पे, तो मुझे जो ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिख रहा है वो ऐसा होता है कुछ। इसमें दो कॉइल्स होती हैं, पहली कॉइल को आप प्राइमरी कॉइल कहते हो, दूसरी कॉइल को आप सेकेंडरी कॉइल कहते हो। इसको एक सॉफ्ट आयरन कोर से कनेक्ट कर देते हो। जिस AC वोल्टेज को कम या ज्यादा करना होता है उसको प्राइमरी के साथ लगा देते हो। स्टेप अप और स्टेप डाउन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, प्राइमरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स। ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर से कनेक्ट है। अब कुछ सोचो भैया, ये एक AC की कंप्लीट साइकिल है। तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल core magnetized once in one direction, for second half cycle once in opposite direction. So for complete cycle of AC the core is magnetized twice, once in one direction and once in another direction. That's why flux changes. Due to change in flux EMF induces, and this EMF is given by E equal minus N d phi by dt. अबे बढ़िया इंग्लिश बोल दी थोड़ी देर तक तो है। For primary coil minus NP d phi by dt, क्योंकि सेम फ्लक्स कनेक्ट होगा या चेंज होगा। ES इक्वल माइनस NS डी फाई बाई डी टी, डिवाइड करो तो EP अपॉन ES आपको मिल जाएगा NP अपॉन NS। खत्म। देखो क्या ये दे रखा है,
ये देखो मिला Vp अपॉन Vs, अब ये तो करंट पे है, ये देखो Vs अपॉन Vp इक्वल NS अपॉन NP अब IP अपॉन IS, ये अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं। तो आपको मिला EVP अपॉन VS इक्वल क्या मिल गया, NP अपॉन NS। ये मतलब किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो अप्लाइड वोल्टेज प्रोड्यूस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। उस सिचुएशन पे Vp अपॉन Vs आ जाएगा, या Vs अपॉन Vp आपको मिल जाएगा NS अपॉन NP के। इसको हम कहते हैं K होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। K क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। स्टेप अप में क्या होता है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम, सेकेंडरी में ज्यादा। तो सेकेंडरी में ज्यादा, प्राइमरी में कम, मतलब K की वैल्यू 1 से ज्यादा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज्यादा होता है, स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा, जिसमें इनपुट पावर आउटपुट पावर दोनों बराबर है। तो अगर इनपुट पावर आउटपुट पावर दोनों बराबर है, उसको हम कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। उस सिचुएशन में आपको कहानी मिल जाती है Vp इंटू IP, बिकॉज पावर है, इक्वल मिल जाता है Vs इंटू IS। ये आपको आइडियल ट्रांसफार्मर के केस की बात मिल जाती है। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे कैलकुलेट करोगे, इफिशियंसी का मतलब होता है इनपुट अपॉन आउटपुट। तो इनपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर आप क्या कहलाओगे, इफिशियंसी कहलाएगी। किसी भी इंजन की इफिशियंसी 1 से कम होती है, तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी भी 1 से कम होगी। आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी हमेशा 1 होती है। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आइडियल की कंडीशन के लिए आते हैं, क्योंकि वहां पे 1 आप कर देते हो। अच्छा, इसके जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, ट्रांसफार्मर में कुछ एनर्जी के लॉस होते हैं। तो कुछ लॉस हैं, जैसे फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्यों होता है, अगर कपलिंग सही से नहीं हुई प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो फ्लक्स लीक कर जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, बिल्कुल सही बात है, इसको कॉपर लॉस भी बनाते हो। एडी करेंट्स, ड्यू टू इंडक्शन एडी करंट बनती है। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कॉपर की वजह से बनता है। और एक और लॉस होता है जिसको आप हमिंग लॉस बोलते हो। हमिंग लॉस क्या होता है, कभी भी ट्रांसफार्मर के आसपास से निकलना तो हम आवाज आती रहती है। क्यों आती है, क्योंकि इसके अंदर जब कॉइल ऐसे चलती है ऐसे, तो इस सिचुएशन में छोटी और बड़ी होती है, शॉर्ट एंड्स लेंथ एंड्स होती है, जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जनरली एसी पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एट हाईएस्ट पॉसिबल वोल्टेजेस, so that line current is less and consequently power loss during transmission is least possible. It is achieved by the use of step up transformers at the generating station, at consumer station using step down transformers. Multiple choice के लिए हमने पढ़ा है, कंज्यूमर स्टेशन के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, और कंज्यूमर के लिए कौन से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होंगे, और पावर स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। क्लियर, ये आपका रहा ट्रांसफार्मर और एसी तक का कंप्लीट टॉपिक। मैं चाहूंगा इसको हर एक बच्चा देख लेना, बहुत अच्छे से समझना, जिससे चीजें तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ना भी अगर तुम्हें चैप्टर आता हो तो एक बार आंख बंद करना और वीडियो चला लेना साउंड में, सुनते रहोगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।